हाँ भाई लाडले, क्या तने 70 में से 70 चाहिए? तो ये वीडियो तो तने देखनी पड़ेगी। वेलकम एवरीवन टू योर सानी भैयास क्लास, और मैं हूं तुम्हारा इकोनॉमिक्स हैकर। लेकिन अब तुम लग रहे हो भैया एक सेकंड, आप तो इकोनॉमिक्स हैकर हो, ये फिजिकल एजुकेशन गलत लाइन में आ गए क्या? देखो दोस्त, आई नो तुम्हें थोड़ा लग रहा हो कि भैया आप तो इकोनॉमिक्स के टीचर हो, फिजिकल एजुकेशन के बारे में कैसे बता रहे हो? देखो दोस्त, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पर भी यानी कि सीएस में लॉजिकल रीजनिंग, लॉ जैसे कई सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोर इकोनॉमिक्स टीचर तो हुई, उसके साथ मुझे नॉलेज बहुत सारी जगहों की है। तो जब भी मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूं ना, तो उसमें मेरी बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत होती है। तो इस बात से तो तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो भरोसा मेरे इकोनॉमिक्स को लेके है, उस वाला भरोसा तुम्हारा कभी नहीं तोड़ूंगा किसी और टॉपिक पे भी अगर मैंने वीडियो बनाई है तो। ठीक है जी, तो उस बात से तुम निश्चिंत हो जाओ। अब बात आती है कि भैया हमारा आज जो डेट है बहुत क्लोज है एग्जाम से। 18 फरवरी को हमारा एग्जाम है। हमारे 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो चुका है, 70 लाने ये वैसे ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कैसे ला सकते हैं लास्ट के कुछ दिनों में? देखो, फिजिकल एजुकेशन बहुत पहले से हर कोई नहीं पढ़ रहा होता है, मेजॉरिटी लोग इसको एंड में ही पढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बहुत सारे टर्म्स तो समझा सकता नहीं हूं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा सकता नहीं हूं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। पर ये लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होगी, क्या गाइडेंस है जिससे कि हम वो लास्ट मोमेंट में हम हमारे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं? क्या खुद पढ़ के भी कर सकते हैं? ये कौन सी चीजें करके कर सकते हैं? वो सारा गाइडेंस मैं इसी वीडियो में दूंगा। और टेंशन मत लो, पूरा रिसर्च है, सैंपल पेपर्स देखे मैंने, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, पैटर्न को समझा, कौन कौन से टॉपिक से तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इधर भी तुम्हारा पेपर समझ गए ना, समझदारी को इशारे का भी है। चलो जी, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। और ये वीडियो छोटा सा, और फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर बढ़िया तरीके से बताते हैं तुम्हें। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें पैटर्न बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बाकी सारे चैप्टर्स का, सब्जेक्ट्स का पैटर्न पता होता है, लेकिन लास्ट में फिजिकल एजुकेशन का कोई सैंपल पेपर नहीं लगाता, कोई ज्यादातर उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। तो बेसिक पैटर्न तो समझो यार। पहले देखो, 70 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है, जिसमें 18 तुम्हारे एमसीक्यूज होंगे, 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, जो तुम्हें 15 से 20 मिनट के अंदर करना चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हें इसका टाइमिंग एंड में भी बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास पहले तो 18 एमसीक्यू फेंके जाएंगे। ये एमसीक्यू बेटा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तुम बाजी मार सकते हो। क्यों? बहुत इजी इजी एमसीक्यूज होते हैं तुम्हारे। कई बार ऐसे फोटो होगी आसन के साथ, है ना, कोई आसन होगा, तुम्हारे कोई योगा के पोजेस होंगे जिसके ऊपर तुम्हें ये सवाल पूछा जाएगा। तो एक आध ऐसे तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा, तुम्हें एक पिक्चर दी जाएगी, उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा पोज है, कौन सा आसन है, धनु आसन है, हल आसन है, बहुत सारे आसन है तुम्हारे पास, ये उनमें से कोई है क्या? ऐसे कई सारे टॉपिक्स तुम्हें देखने मिलेंगे। ठीक है, इन 18 क्वेश्चंस को अगर तुम अच्छे से कर लेते हो, तुम्हारे 18 नंबर तो बेटा यही पूरे हो गए। ठीक है, तो एक बेनिफिट वाली बात तो ये है। दूसरा, तुम्हारे पास 2 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर्स भी होंगे। ठीक है, जिसमें 6 तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे, जिनमें तुम्हें 5 अटेम्प्ट करने हैं, सारे नहीं करने। तो टाइम वेस्ट मत करना 6 अटेम्प्ट करने के लिए। तुम्हारे करेक्ट जो 5 होंगे उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग ऑर्डर में 5 होंगे ना, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, दैट इज 10 नंबर का तुम्हारा पोर्शन बनता है। क्लियर? फिर आते 3 मार्क वाले क्वेश्चन, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। शॉर्ट आंसर्स के अंदर तुम देखोगे तो यहां पे 6 क्वेश्चंस होंगे, इसमें फिर तुम्हें 5 सेलेक्ट करना होगा, जो तुम्हें 15 आंसर्स देंगे। तो 6 मत करना, पूरे 5 ही करने तुम्हें। केस बेस्ड स्टडी, कुछ तुम्हें 3 ऐसे केस बेस्ड स्टडीज 4 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस केस वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे कि तुम्हें कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि तुम्हें कोई कैलकुलेशन निकालने को बोले जा सकती है ना, कोई कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक हो गया, उसको निकालने को बोला जा सकता है। तो एक केस दिया जाएगा कि एक बंदा है, वो इतना स्प्रिंट करता है, उसकी फिटनेस कैसी होगी, ऐसे कुछ रिलेशन में तुम्हें एक सवाल आएगा, जिसे तुम्हें सॉल्व करके कंक्लूड करना होगा। क्लियर? फिर आएगा तुम्हें एक ऑप्शन नंबर लास्ट, दैट इज 5 मार्क का सबसे हाई वेटेज जो है, उसमें से तुम्हें कुछ 3 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 4। 4 क्वेश्चंस में थे 3 करने होंगे, तो जो तुमसे 3 बनेंगे वो तुम कर लेना। यहां पे इसका क्या प्रोसीजर होता है 5 मार्क्स सॉल्व करने का, वो भी मैं आगे बताऊंगा। सो व्हेन यू विल डू अ टोटल, यहां तुम्हारे 70 नंबर यहां पे अचीव हो जाएंगे। अब देखो, तुम एक चीज नोटिस करो, 18 नंबर ये एमसीक्यू के, 5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन ये है ना, 3 क्वेश्चन करोगे 5-5 नंबर के, तो 15 नंबर ये, और 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन अगर करोगे तो 15-15 30 और ये 18 मिलके तुम्हारे 48 नंबर तो यही हो गए। ठीक है, 48 नंबर तो तुम्हारे यही हो गए। तो मेजर पोर्शन तुम्हारा ये और ये हाई वेटेज वाला पार्ट है। ठीक है, तो इन पर खास कर फोकस रखना। 3 मार्क, 5 मार्क और वैसे 18 मार्क। हम लोग तो 70-70 के लिए कोशिश कर रहे हैं,
उसके लिए वीडियो है पूरा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, एंड मोमेंट पे देख रहे हो ये वीडियो, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले देख रहे हो, तो भैया इन चीजों को ध्यान रखना, थोड़ा हाई वेटेज पे फोकस करना, जैसे कि तुम्हारा ये रिजल्ट अच्छा बना सके। पी मोस्टली लोग इसलिए भी लेते हैं, ठीक है जी। फिर आता है इसका दूसरा पॉइंट, दैट इज मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स। कौन सी यूनिट है, कौन से टॉपिक है जिनसे सवाल आता ही आता है, आता ही आता है, आता ही आता है। भैया आप तो मतलब गजब आदमी हो। देखो भाई, फिजिकल एजुकेशन की मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने रिसर्च करके ही बनाई है, ऐसे ही टॉपिक के नाम नहीं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट्स आते हैं और लेवर्स आते हैं। अब देखो ये पॉइंट्स क्या है, ये वो टॉपिक के पॉइंट्स हैं इन यूनिट से जो कि तुम्हारे हाई वेटेज रखते हैं, एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत ज्यादा है आने की, और ये वो टॉपिक्स है जिनसे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में तुम्हें पूछा जाएगा। अब मैं मतलब तुम अगर इस साल का सैंपल पेपर क्वेश्चन भी देखोगे ना, तो उसमें भी कैलकुलेशन बेस्ड में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तुम्हें दिए गए हैं, क्लियर। फिर आता है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग। आपको हर तरह के, अच्छा इसमें ना आपने पीई में देखा होगा बहुत सारे टाइप वाले टॉपिक्स हैं कि टाइप ऑफ आसन्स, टाइप ऑफ योगा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो टाइप्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, उनको भी याद रखना है। तो ये ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स जो है ना, इनसे प्रिंसिपल्स, मेथड और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में सवाल पूछा जाता है। अब आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, टेस्ट मेजरमेंट, फिटनेस टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रिकली एंड जोन्स। ये क्या है टेस्ट, इनसे सवाल पूछे जाता है, मतलब इन टॉपिक से सवाल ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो फिटनेस टेस्ट क्या होता है, फिटनेस टेस्ट बेसिक चीज बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, एंड्योरेंस कैसा है। ये टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं जो इसके अंदर है, जिनको आपको एक्सप्लेन करने को आएगा कि एंड्योरेंस क्या होता है, उसके साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ये सब फिटनेस के पैरामीटर्स होते हैं, इनको चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अब ये हार्वर्ड स्टेप स्टडी, ये इस साल के सैंपल पेपर में भी आई है, एक छोटा सा केस स्टडी क्वेश्चन था। अगर मैं तुम्हें चाहूं ना तो मैं रीड करके भी बता देता हूं, रुक जाओ। एक क्वेश्चन मैंने निकाला ही था, अभी मैं देख ही रहा था कि मैं तुम्हें सोच रहा था कि इसमें बता दूंगा। देखो इसमें क्वेश्चन भी है, ये बोल रहा है जी कि हाँ, ये बोल रहा है जी, अ मेल स्टूडेंट परफॉर्म द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर 4 मिनट्स, his pulse was recorded during the recovery period as 58 beats in the first half minute, 50 beats in the second half and 42 in the third half. In the third, using this Harvard step formula, calculate the fitness index and state whether his score falls in the एक्सीलेंट, गुड और एवरेज कैटेगरी। अब देखो ये फिटनेस का जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप कितने फिट हो, आप कितने हेल्दी हो। ये आपके जो बीट है ना, हार्ट पल्स रेट जो होता है, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले की मदद से ये बताता है कि भैया आपका हेल्थ कैसा है, एवरेज है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, कैसा आता है। तो आप कितना, जैसे मान लीजिए अगर 62 बीट्स पर मिनट है तो आप एवरेज हो, एवरेज की कैटेगरी में आ रहे हो। तो ऐसे आपको निकालना पड़ता है, एक फॉर्मूला होता है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं हर एक टॉपिक में तो एंड में घुस नहीं सकता, नहीं तो आपको इसको आराम से मिल जाएगा, ठीक है बेटा, समझ आया। चलो जी, दूसरा आता है रिकली एंड जोन्स। रिकली एंड जोन्स ये बताता है कि भैया 60 साल से उम्र का अगर कोई व्यक्ति है, उसकी फिटनेस कैसी है। अगर ये चेक करना हो तो आप उसमें एक चेयर टेस्ट होता है, आर्म कर्ल टेस्ट होता है। तो इन टेस्ट के थ्रू ये बताता है कि 60 साल से उम्र का जो व्यक्ति ऊपर है, उसकी फिटनेस चेक करनी है तो कैसे देख सकते हो, तो ये रिकली एंड जोन्स के थ्रू भी पता चलती है, ठीक है। ये टेस्ट बेटा आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, अब मैं हर एक को तो डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन जो भी टेस्ट मैं बता रहा हूं उनको याद रखना, इन टॉपिक्स को तो पढ़कर ही जाना, ये मेरा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सजेशन है। नाउ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है बेटा। हेल्थ के बिना, मतलब हेल्थ की बात करें और न्यूट्रिशन की बात ना करें। देखो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाना जो होता है वो 70% काम करता है और एक्सरसाइज 20 से 30% की काम करती है। आपका अंदर जो फ्यूल जा रहा है, जो खाना है, वो कैसा है। अगर आप गंदा खाना खाओगे तो बीमार पड़ोगे ना दोस्त। तो न्यूट्रिशन वैल्यू किस में क्या होती है, प्रोटीन के बारे में, कैल्शियम के बारे में, जिंक, पोटेशियम के बारे में अगर बात करें, बैलेंस डाइट क्या होती है, क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं चीजों के अंदर, कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आपकी हाइट के अनुसार आपका सही बॉडी में फैट परसेंटेज कैसा होता है, आपका वेट क्या होना चाहिए आइडियल, कितना बॉडी में मास होना चाहिए, उसको बताता है। तो बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि आदमी के हाइट के अनुसार उसका क्या आइडियल वेट होना चाहिए, ठीक है। नाउ ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, किन चीजों से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है,
क्या खानों से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो सब चीजों के बारे में भी आपको बताता है। तो ये चीज जरूरी है जानना। इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, बाय द वे आई विल टेल यू, है ना, एमसीक्यू में भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है। कैल्शियम जिंक वाले ऐसे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, मैं अगर सैंपल पेपर निकालूंगा ना तो आपको दिख जाएगा। चलो एक और दिखा दूं क्वेश्चन तुम्हें। हाँ ये देखो, फाइंड द ऑड वन आउट, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, आयन। ये देखो अब ऐसे कई सारी चीजें जो है ना, अच्छा थोड़ा सा साइंस बेस्ड चीजें भी यहाँ पे, थोड़ा साइंस बेस्ड चीजें भी तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी, है ना। तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें ऑलरेडी आइडिया होगा इस बात का, ठीक है, कि जब भी स्पोर्ट्स की बात करेंगे, जब भी इन चीजों की बात करेंगे, थोड़ी बीच में इसमें साइंस जरूर आती है। अच्छा ये कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं हर एक रीड तो नहीं करूंगा, लेकिन इनको याद रखना न्यूट्रिशन के बारे में, क्लियर। चलो अब आता है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कि जब स्पोर्ट्स की बात करें तो यहां पे ना स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, परफॉर्मेंस के ऊपर करता है, एक इंडिविजुअल की माइंडसेट मेंटालिटी के ऊपर बहुत करता है। तो मोटिवेशन कैसा होता है, दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा होगा, उन सब चीजों के बारे में भी बात करता है, ठीक है। स्ट्रेस, पर्सनालिटी, एंजाइटी, कैसे इन चीजों को हैंडल किया जाए, क्या होती हैं चीजें, इनके बारे में बात करता है ना। इंट्रोवर्टिज्म क्या होता है, ये इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है चीजें को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब वर्ड जो है ना, इनकी डेफिनेशन आती है और इनका मतलब समझाने के लिए आता है, ये याद रखना। चिल्ड्रन वुमेन इन स्पोर्ट, मैं तो भैया बोलता हूं सीबीएसई को औरतों और बच्चों से बहुत प्यार है, बिना बच्चों के और औरतों के सवाल पूछते ही नहीं है। तो चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट, इनका स्पोर्ट्स में औरतों और बच्चों का क्या रोल है, इसमें फीमेल एथलीट ट्रायड, मोटर डेवलपमेंट, ये क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा पढ़कर जाना, इनसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, इनसे सवाल आएगा ही आएगा, मान के चलना, मान के क्या, मान लो कि आ गया, तो इनसे आपको टॉपिक से कुछ ना कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर है जी फिजियोलॉजी एंड इंजरीज, इंजरीज के बारे में भी आता है बेटा, स्पाइन की इंजरी के बारे में आता है, तुम्हारे नी की इंजरीज के बारे में आता है। स्पाइन की इंजरी तो बहुत कॉमन है भाई साहब, है ना। कुछ फर्स्ट एड के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, इंजरी के टाइप्स क्या होते हैं, फर्स्ट एड कैसे करोगे, ठीक है, स्ट्रेन स्प्रेन क्या होता है ना, हैमस्ट्रिंग्स, मसल्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए बिफोर यू गो इनटू द एग्जाम्स, ठीक है। ये कुछ हाई वेटेज मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स हैं। नाउ मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स का मतलब क्या है, कमिटीज, फिक्सचर्स, नॉकआउट लीग, ये कैसे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, इनका जो स्टेज होता है, नॉकआउट लीग कैसे कराई जाती है, बहुत सारी टीम्स है, उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, कैसे टीम्स जो है फाइनल तक पहुंचेंगी, उनका जो पूरा फिक्सचर है वो कैसे डिसाइड होगा, वो सब तुम्हें आना चाहिए, है ना। इसको तुम्हें बनाने को भी आ सकता है, सॉल्व करने को भी आ सकता है, तो ये चीज जरूर याद रखना। तो देखो तुम्हें कुछ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आएगा, तुम्हें डायग्राम बेस्ड सवाल आएगा, केस स्टडी में तुम्हें कुछ पूरी कहानी समझानी पड़ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज तुम्हें याद रखनी होंगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, डेफिनेशंस जो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो योगा के बेनिफिट्स क्या हैं, आसन कितने प्रकार के हैं, ये मैंने तुम्हें अभी बताया। फिटनेस टेस्ट क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, बिना इसके आएगा नहीं सवाल, मेजर करना भी सीखना पड़ेगा तुम्हें, तो ये करके जाना। बैलेंस डाइट, उसकी न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है वो मैंने तुम्हें बताया। इंजरी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर हो गई तो मैनेज कैसे करेंगे उनको। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, ये चिल्ड्रन विमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैंने बोला ही था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पास्ट ट्रेंड को स्टडी करने के बाद ही मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहा हूं। तुम एग्जाम दे के आओगे, तुम बोलोगे भैया हाँ आपने जो बताया था वही आया, ठीक है, समझ आया जी। चलो इसके अलावा और आगे बढ़े तो स्कोर करने के लिए हम आंसर कैसे लिखें, क्योंकि हमने अकाउंट्स की प्रैक्टिस करी है। अगर तुम लोग मान लीजिए कोई साइंस वाला बच्चा भी देख रहा है, या कोई ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा भी देख रहा है, कोई फिजिकल एजुकेशन की वीडियो, नो वरीज बेटा, तुमने बाकी अपने रेलेवेंट डोमेन सब्जेक्ट्स की तो तुमने प्रैक्टिस करी ही होगी, चाहे तुम ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ऊपर से फिजिकल एजुकेशन सबसे आखिरी में, वो होता है ना कि इंग्लिश की कौन ही प्रिपरेशन करता है, एग्जाम के दिन होती है वो, तो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले होती है, वही वाला तुमने हाल कर रखा हुआ फिजिकल एजुकेशन का, इसीलिए तुम्हें आंसर राइटिंग इसमें नहीं पता। तो देखो एज अ कोर टीचर मुझे पता है आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें आंसर राइटिंग का फॉर्मेट भी बेसिक प्रिंसिपल ही फॉलो करता है। देखो स्टार्ट आंसर्स विद डेफिनेशन एंड लेटर यू एक्सप्लेन इट, डेफिनेशन बताओ कि ये चीजें होती क्या है। इफ यू टॉक अबाउट एंजाइटी, इंट्रोवर्ट क्या होता है, उसके बारे में अगर बोलोगे तो पहले उसको डिफाइन करो, फिर एक एग्जांपल से भी आप उसको क्या कर सकते हो, मीन बता सकते हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है। आंसर्स को बुलेट पॉइंट में लिखो जिससे ही क्लैरिटी बनी रहे, है ना, हर एक पॉइंट को अच्छे से बताओगे। आप टाइप ऑफ बेनिफिट्स बता रहे हो ऑफ योगा, तो आप उसको पॉइंट्स में बताइए, बुलेट पॉइंट्स में, रादर देन गोइंग फॉर क्या बोलते हैं पैराग्राफ्स, ठीक है।
कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। अगर आप हार्वर्ड की स्टेप स्टडी कर रहे हैं तो उनको जो है अंडरलाइन करिए, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें जो मेन मेन मुद्दे की बातें उनको बॉक्स में डाल दीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पेंसिल से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि पेन से ही करना है। अगर पेन से करना चाहो उससे भी कर दो, नहीं करना पेंसिल से कर दो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर नीट डायग्राम्स होने चाहिए। कुछ अगर एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ रहे हैं विद डायग्राम्स, अच्छा डायग्राम्स हमेशा अप्रिशिएटेड होते हैं किसी भी एग्जामिनर द्वारा। व्हाई? बिकॉज एग्जामिनर ये देख पाता है जब आप किसी चीज को ड्रॉ करते हो तो ये सोचता है कि इसने सिर्फ रटा नहीं है, इसने विजुअलाइज किया चीजों को कि कैसे करी जाती हैं चीजें, ठीक है। कौन से स्पोर्ट में कौन कौन सी चीजों का, जैसे स्कीइंग के अंदर, आइस स्केटिंग के अंदर कैसा टाइप का टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये कैसे करोगे, तो इनको तुम्हें ना समझाना पड़ेगा। अगर तुम डायग्राम की मदद से समझाना चाहते हो समझा दो उसको, लेकिन डायग्राम अच्छा बनाना, ठीक है। उसके रीजन को अच्छे से बताना कि मेन उसका कोर रीजन क्या है, तो ये सब चीजें जरा ना मेंशन करना जरूरी है। सेकंड लास्ट पॉइंट, 5 मार्क का जो क्वेश्चन होगा उसमें तुम्हें कैसा फॉलो करना चाहिए। पहले इंट्रो जो है, मान लीजिए पूरी कहानी है, उस कहानी का इंट्रो ले लो कि भैया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसना आर देयर, तो ऐसे करके देयर आर दीज टाइप्स ऑफ आसनास, ऐसे करके इंट्रो ले लिया। फिर हर एक को एक्सप्लेन किया, हर एक को एक्सप्लेन करने के बाद उनके एग्जाम्पल्स भी दिए, और एग्जाम्पल के बाद एक कोर कंक्लूजन निकाला कि उससे क्या फायदे और क्या नुकसान है। ऐसा करके आप एक कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है, कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं और इससे ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू विल कंक्लूड इन द एंड, दैट इज हाउ यू विल गेट योर 5 मार्क्स फ्रॉम 1 क्वेश्चन, है ना। इंपॉर्टेंट है बेटा, हाई वेटेज है क्योंकि, ठीक है। और कोई भी आंसर छोड़ना मत, टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेज करोगे तो आंसर नहीं छूटेगा। अब टाइम कैसे मैनेज करें भैया, देखो टाइम मैनेज करने के लिए तुम्हारे पास 3 घंटे, 15 से 20 मिनट में एमसीक्यू हो जाने चाहिए। तुम्हारे पास रीडिंग टाइम होता है 18 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास एमसीक्यू के, तभी उसको सॉल्व कर लो। पहले बात के लिए छोड़ो ही मत, तभी उसको सॉल्व कर लो। तो 15-20 मिनट जो तुम्हें 5 मिनट मिलते हैं रीडिंग टाइम के, वो 5 मिनट जो तुम्हें मिल रहे हैं उसको वहीं पे यूटिलाइज कर लो बॉस, ठीक है। 5 मिनट में खड़ाखट वहीं पे उसको सॉल्व कर लो। मतलब हल्का सा डॉट लगा देना किसी ऑप्शन पे जो तुम्हें ऑप्शन सही लग रहा हो, नहीं लगाना तो उसको मेमोरी में रिकॉल कर लो, पहले का ये वाला है, दूसरे का ये वाला है, ऐसे करके मेमोरी में याद कर लो। तो तुम्हारे वैसे ही 15 से 20 मिनट में से भी कम बच जाएगा टाइम। लेकिन मान लो कोई फॉर सम रीजन, कुछ टीचर होते हैं ये बोलते हैं कि नहीं एग्जाम की घंटी बजेगी तभी पेपर खोलने देंगे, तभी वो सील फाड़ने देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये उस हिसाब से 15 से 20 मिनट लगना चाहिए। 2 मार्क से 3 मार्क वाले क्वेश्चन में 40 मिनट लग जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। 2 मार्क वाले कुछ तुम्हारे 2 लाइन के अंदर होने चाहिए बेटा, ठीक है। इसकी मैंने तुम्हें वर्ड लिमिट भी स्टार्टिंग में बता दी थी। 2 से 3 लाइन के अंदर तुम्हारे नंबर 2 लाइन का आंसर होना चाहिए, और 3 से 4 लाइन का आंसर होना चाहिए तुम्हारा ये 3 मार्क वाला, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी में 30 मिनट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसमें लो। कुछ आपको 3 केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेगी। 5 मार्क क्वेश्चन में तुम्हें 50 से 60 मिनट लग जाएंगे, चलेगा। लास्ट में कुछ 10 से 15 मिनट ऑन एन एवरेज बचना चाहिए। 15 मिनट्स इज आइडियल फॉर मी, मुझे लगता है 15 मिनट तो बचने चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम बचा पाओ तो अच्छी बात है, मिनिमम आप उसको जरूर इतना तो मैनेज करना। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर आपको कोई आंसर को बेहतर लिखना है, आपको लग रहा है कि यार मैं उस टाइम दिमाग नहीं लगा पाया, मैंने गलती से गलत लिख दिया, कुछ चेकिंग करनी है, कुछ करेक्शंस करने हैं, या फिर तुम्हारे जो इन्विजिलेटर सर पे खड़ा होगा कि कॉपी बांध लो, उस पे लिख दो कितनी सप्लीमेंट्रीज ली, कितनी एक्स्ट्रा कॉपीज ली, उसको अगर मेंशन करना हो तो तुम्हारे पास 15 मिनट होना चाहिए। फॉर दैट एक सेन मेंटालिटी के लिए, आराम से पेपर करने के लिए, दिस शुड बी योर आइडियल टाइमिंग फॉर द पेपर, ठीक है बेटा। आई होप कि तुम्हें ये कुछ बेसिक चीज समझ आ रही होंगी। बिफोर एग्जाम कुछ बेसिक टिप्स है बेटा जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए होती है, लेकिन आपको फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो आपका पहला पेपर है। होता क्या है ना, इसको आप एक स्ट्रैटेजी की तरह समझो। पहला पेपर ही अगर अच्छा गया तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आगे के पेपरों के लिए। पहला ही खराब जाता है तो बाकी सब में नर्वसनेस आने लगती है। तो फर्स्ट पेपर इज वेरी क्रूशियल। ये सीए का एग्जाम हो, सीएस का एग्जाम हो, कोई बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल का भी एग्जाम होता है ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूं पहली बॉल पे अगर छक्का मार दिया ना दोस्त, तो इनिंग आगे की ना कॉन्फिडेंस में ही जाती है। भले ही तुम आगे जाके थोड़ा सा डगमग आ जाओ एक आध बॉल पे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने पहली बॉल पे कॉन्फिडेंस जीत लिया है और बॉलर का कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो गया है। आपने अगर देख लिया कि आपके ऑलरेडी 70 में से 70 पहले पेपर में आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी सिग्नल चला जाएगा भाई 95% इज पॉसिबल। पहले पेपर में अगर मान लो 30-40 आ रहे हैं 70 में से, और फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में तुम्हारे प्रैक्टिकल में तुम्हारे मान लीजिए 20 नंबर आए हैं, तुम्हारे मिला दिला के 50 नंबर आए हैं अगर 100 में से, तुम्हारा पहले कॉन्फिडेंस डाउन है कि भाई अब तो सब में 100 में से 100 लाऊंगा ना, तभी जाके 95% बनेगा।
तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं यार, ऐसा ऐसा सोचने लग जाओगे तो उसमें और बाकी आने वाले पेपर भी खराब हो जाएंगे। दिस शुड नॉट बी योर मेंटालिटी। पहला पेपर बढ़िया निकाल दो, आगे के अपने आप सुधर जाएंगे। और ऐसा नहीं है खराब हो गया तो आगे के भी एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली ही लो, बट ये पहले हो रहा है तो उसको ढंग से सीरियसली लेना, लास्ट मोमेंट के लिए चीजें मत रखना। रिवाइज सारी डेफिनेशन, 4-5 बार डेफिनेशंस को याद करो, उनके टर्म्स को डेली याद करो। 3-4 दिन की बात है बेटा, डेली रिवाइज करते जाओ। मिनिमम कम से कम 2 फुल सैंपल पेपर करके जाना और पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करके जाना। वैसे तो मेरे हिसाब से 3 साल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर करने चाहिए, ये मेरा मानना है, किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ। लेकिन अब इतना टाइम नहीं बचा, मिनिमम कम से कम 2 करके जाना और लास्ट ईयर का सैंपल पेपर और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके जाना। 2 साल का सैंपल पेपर और ये कम से कम इतना कर पाओगे ना तो पैटर्न समझ जाओगे, कैसे सवाल आएंगे वो समझ जाओगे, ये मिनिमम है। कोई बच्चा बिना सैंपल पेपर बिना प्रैक्टिस करे जा रहा है, उसका पेपर अच्छा हो ही नहीं सकता, ये गारंटी के साथ दे रहा हूं मैं। तुम बिना ट्रायल बॉल खेले सीधा छक्का मारने जाओगे ना भाई, आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी कि एग्जाम में कैसा प्रेशर होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले से ही नहीं पता, पहली बॉल पे कैसे अच्छे से खेल लोगे भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। आपके लिए फुल में से फुल आना पॉसिबल है ही नहीं अगर आप वही पेपर पहला पेपर देने जा रहे हो। यू शुड एटलीस्ट डू 2 सैंपल पेपर्स। मेमोराइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से याद रखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो मैंने बताया उन टर्म्स को याद रखो, डेली रिवाइज करो, टेस्ट के नाम याद रखो, कुछ बेसिक डायग्राम्स वगैरह उनकी इंपॉर्टेंस याद रखो, ये सब याद रखो, ठीक है। रिवाइज हाई वेटेज टॉपिक्स, जो मैंने तुम्हें वहां पे बताया था कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको याद रखो, उनके बारे में थोड़ा और पढ़ो और देखो कि ये टॉपिक पढ़ लिए तो सैंपल पेपर जो लास्ट 2 साल के हैं उसमें आ रहे हैं इनके क्वेश्चन की नहीं, ये आपको दिखेंगे क्वेश्चंस वहां पे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, अच्छे से सो और पानी पीना। क्या होता है, पानी का इंटेक करने से आपका ब्रेन जो है फॉग नहीं होता है ना। पानी जो है, ब्रेन जो है वो 80% पानी के हिसाब से चलता है, इसको फ्लूइड्स की जरूरत है बॉस। सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना ब्लड के थ्रू जाते हैं ब्रेन में, ये न्यूट्रिएंट्स पानी नहीं होगा अगर ब्लड में हमारे तो पहुंचेगा कैसे, ये चलेगा कैसे बॉस। तो पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना और अच्छे से नींद लेकर जाना, ऐसे अधमरी हालत में मत जाना, ऐसे आंख ही नहीं खुल रही है तो परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। कुछ बेसिक चीजें हैं जरूर याद रखना एंड आई होप कि वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। ऑल्दो आई एम एन इकोनॉमिक्स टीचर, बट ये फिजिकल एजुकेशन की भी जो वीडियो मैंने बनाई, जो टॉपिक्स दिए, ये वेल रिसर्च्ड है और मैंने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और दोस्तों तक भी शेयर करना, और अगर और रिलेटेड कोई और ऐसे टॉपिक्स की वीडियो तुम्हें चाहिए तो उसको कमेंट में जरूर बताना, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर एंड आई एम रूटिंग फॉर यू। 95+% लेकर ही आना है। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।